हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बारे में। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, यहां से आपको चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना, मतलब यही वो घड़ी है जहां पे हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने वाला है। कैसे क्या पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है चीजों को। देखो, टॉपिक में कूदने से पहले मैं आपको एक पूरी फ्रेमलाइन समझा देता हूं जो अभी तक हमने देखी, डिस्कस करी। क्या है तो उस फ्रेमलाइन को हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक 1947 वाला एक टाइम पीरियड है, ठीक है। 1947 से आप आ जाओ कहां तक, 1993 तक आ जाओ, ठीक है। ये दो टाइम पीरियड रहने वाले हमारे पास में। तो ये दो टाइम पीरियड और इसके आगे की कहानी, इसके पीछे की कहानी। तो अब आपको ये मैंने बता दिया था कि 1947 आजादी मिलने से पहले तक की क्या कहानी रही है। आजादी मिलने से पहले तक की पूरी कहानी ये रही है कि कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया था कि लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। लोकल लेवल पे गवर्नेंस, लोकल लेवल पे लोग अपने आप को एडमिनिस्टर कर सकें, सेल्फ सस्टेनेबल विलेज पंचायत वगैरह, इन सारी चीजों का कंसेप्ट था। ब्रिटिश ने भी इनिशिएटिव लिया, सारी चीजें। अब आपको पता है आजादी मिल गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रेंथन नहीं थी लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रेंथन नहीं थी, तो इसलिए जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह जो फेल हुए, ठीक है, तो ये इसका फेलियर जो रहा, कह सकते हैं कि ये जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फेलियर से बेहतर ये रहेगा कि ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अलग कमिटीज बनी, सारी चीजें। तो इस टाइम पीरियड में पूरा जो कमिटीज बनी, इस टाइम पीरियड में जो पूरे कंसेंसस डेवलप हुए, उसके बाद में क्या होता, मतलब लोकल गवर्नमेंट यहां भी थी लेकिन उतनी स्ट्रेंथन नहीं थी, ठीक है। तो अब क्या होता है इस टाइम पीरियड में, और क्या चल रहा रहता है, पैरेलल अगर देखेंगे पैरेलल क्या चल रहा होता है, तो बहुत सारी कमिटीज वगैरह बन रही होती है। तो जैसे आपने एक ही कमिटी के बारे में डिस्कस किया पिछले वीडियो में, आपकी बुक में वो है कौन सी, पीके थुंगोंग कमिटी के बारे में, तो जो क्या बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जरूरी है लोकल बॉडीज का, लोकल गवर्नमेंट्स का। लेकिन उसके अलावा भी जैसे आपको बताएं, हम अगर पहले से ही अगर देखते चले तो क्या होता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद में जैसे आप और भी देखोगे तो एलएम सिंघवी, ठीक है, जीवी के राव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जिनकी रिकमेंडेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बोल रहे हो सर पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन से नाम बताते जा रहे हो, लेकिन सुनो, इस चीज को समझो, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी फ्रूटफुल है नो डाउट, लेकिन इससे बाहर भी आपको चीजें देखना होगी। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि आपको ये सारी कमिटीज वगैरह का एक रफ स्केच, एक रफ आइडिया ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखो तो ये हुआ। अब क्या होता है, तो यहां पे जो है 1993 में इन सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन पे काम करते हुए ये 73rd, ठीक है, और ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया मतलब क्या होगा कि आपने अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला के आपने लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन किया है। तो यहां से जो लोकल गवर्नमेंट बनेगी भैया, वो क्या है, यहां से जो लोकल गवर्नमेंट बनेगी वो दांतों वाले शेर होगी, ठीक है, मतलब उसके वो मजबूत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, स्ट्रेंथन है, ठीक है। आया समझ में? तो ये पूरी एक फ्रेमलाइन है। अब ये फ्रेमलाइन समझ में आ गया, आपको ग्राउंड समझ में आ गया, तो अंदर तो आप खेल लोगे, ठीक है। वो ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। आया समझ में? ये सारा सब कुछ हमने क्या किया, डिस्कस किया, पढ़ा, समझा, जाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या। देखो तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए, कब, 1989 में। क्यों किए तो वो भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पे आके कंसेंसस बिल्ड हो चुकी थी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है किसको, लोकल बॉडीज को। तो जैसे पीके थुंग कमिटी जो थी, तो पिछले वीडियो में जो पढ़ के आए, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दो, तो उनकी बात ले ली। इसके पहले भी जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, एलएम सिंघवी कमेटी जो बनी, तो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करती है कि लोकल गवर्नमेंट को आपको फाइनेंशियली भी ऑटोनॉमी देना होगी, तो उनकी रिकमेंडेशन से भी ये ले लिया। फिर उसके पहले और देखोगे तो जैसे क्या है, जीवी के राव कमेटी जो थी, तो जीवी के राव कमेटी जो है, तो उसने क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट एज अ बेसिस, ठीक है, आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल गवर्नमेंट पे स्ट्रेंथन करना है तो डिस्ट्रिक्ट एज ए बेसिस रखो, उसके अंदर अलग अलग टियर बनाओ। तो जो अच्छी अच्छी चीजें सारी जगह से लेते हुए उन्होंने क्या बोला, अच्छी अच्छी चीजें सारी जगह से ले लो और एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दो, ठीक है, मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है तो उसके लिए अमेंडमेंट लाना होगा। तो 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इनिशिएटिव लिया गया, जैसे 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लॉ नहीं है, बिल लाया गया, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, लोकसभा में पास नहीं होता है, वो लोकसभा में पास नहीं हो पाता। तो ये वही बताया गया, देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब इन अमेंडमेंट्स का काम क्या था, देखो ये बिल भी वही चीज बात कर रहा है, लेकिन वो पॉलिटिक्स थी कि राज्यसभा में नहीं पास हो पाया। तो दीज अमेंडमेंट्स aimed at strengthening local government, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country। अब देखो आपको क्या है, एक एक शब्द आपको एक एक कंसेप्ट समझा देता है।
अभी जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, तो वहां पे आपने क्या एनालाइज किया पूरा कि लोकल गवर्नमेंट थी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थी। क्यों इफेक्टिव नहीं थी? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उसमें। आप यूनिफॉर्मिटी कैसे नहीं थी? यूनिफॉर्मिटी ऐसे नहीं थी, अगर आप देखोगे समझोगे तो क्या है कि कहीं पे 2 टियर है, कहीं पे 3 टियर है, कहीं पे हो रहे हैं इलेक्शन, कहीं पे नहीं हो रहे, कहीं पे डिसॉल्व कर दे रहे हैं, कहीं पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। फिर अगली चीज क्या है, फंक्शनिंग में भी नहीं थी, उनके स्ट्रक्चर में भी नहीं थी। तो इसके चलते क्या है, जो अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया गया था 1989 में, ठीक है, उसमें वही चीज, जो समस्या होगी, आपको सिरदर्द है तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी कि आपको ऑपरेशन कर देंगे, आपको सिरदर्द की गोली देंगे, जो समस्या होगी उसका ही समाधान किया जाएगा। तो समस्या यही थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में। तो उस चीज को लाने के लिए अमेंडमेंट बिल लाए गए थे, लेकिन वो पहली बार में क्या हुआ, पास नहीं हुए, ठीक है। फिर क्या होता, फिर वापस से एक लहर उठती है, कंसेंसस डेवलप होते 1992 में। इस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के अंडरशिप में, लीडरशिप में क्या होता है, मतलब उन्होंने सभी दूसरी पार्टीज को भी अपने साथ किया और बोला कि भैया ये इस बिल को पास करते हैं, चलो मिलके। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए गए, ठीक है। तो ये जो बिल था, इस बिल को पार्लियामेंट से पास करवाया गया। पार्लियामेंट से पास करवाने के बाद में क्या, ये 2 अमेंडमेंट जो थे, तो 2 अमेंडमेंट स्पेसिफिक 2 अलग अलग चीजों से डील कर रहे हैं। 73rd अमेंडमेंट जो है, तो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, विच आर आल्सो नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और पीआरआईस। समझना इस चीज को, 73rd क्या बोलता है, गांव, ठीक है। 73rd में आप ध्यान रख लेना, पहले गांव आते फिर शहर आते, पहले शहर भी कभी गांव हुआ करता होगा ना, तो ऐसे ध्यान रख लो कि 73rd अमेंडमेंट जो था वो किस चीज की बात करता है कि पंचायती राज, जो रूरल लेवल पे किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए, वो जो 3 टियर है उसकी बात करता है 73rd, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किस चीज की बात करता है, तो 74th अमेंडमेंट मेड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये शहरों में किस तरह से आपको गवर्नमेंट चलाना है, अर्बन लोकल बॉडी की जो बात है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है। क्लियर हो गया। नगर पालिका वगैरह जो है, तो अब इसमें नगर निगम, नगर पालिका, वो दुनिया भर की जो कहानी है वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आपको फ्रेम मतलब टाइमलाइन समझ में आई ना कि कैसे 73rd 74th अमेंडमेंट्स आए, 73rd क्या है, 74th क्या है, ये भी बता दिया मैंने आपको। तो 1992 में बिल्स वगैरह जो थे तो वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पास हो जाते हैं, और ये जो इफेक्ट में जब से आता है, तो द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 1993, ठीक है। 1993 में इट केम इनटू फोर्स, ठीक। अब इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन स्टेट्स। अब क्या होता है, जो अमेंडमेंट आए ना, तो इससे नो डाउट लोकल गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो गई, सशक्त हो गई, लेकिन इसका स्टेट्स के ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ा होगा वो भी सोचना, क्यों? क्योंकि पावर इज लाइक सीसॉ। तो अब आपको पता है कि यहां पे आपने पावर किसको दे दी है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी है, किसी की तो पावर कम होगी ना, तो स्टेट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक चीज, मतलब एक पॉइंट सुन लो आप मेरा, क्या कि इससे हम 73rd को भी और 74th को भी बहुत अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे। जैसे आपकी बुक में दिया ना अलग अलग टॉपिक से, तो उसमें मैं आपको यह भी बता दूंगा कि 73rd में क्या बदलाव आया, 74th में क्या बदलाव आया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 243 के बाद में ABCD EF GH I J K L M N पूरी पढ़ लेना ABCD, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, वो सारे अमेंडमेंट आए, क्योंकि दिखती बात है, क्या बोला था पीके थुंगॉन कमिटी ने कि आपको हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करवाना होगा अमेंडमेंट के थ्रू। तो हर मुद्दे पे क्या है कि क्या 73rd अमेंडमेंट के अंदर क्या पंचायती राज की क्या पावर होगी, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर क्या लोकल बॉडीज की पावर होगी, हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करके डाला गया, जिसे हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, दोनों अमेंडमेंट्स को। क्लियर है। अभी ये देखते हैं कि इंपैक्ट क्या रहा है स्टेट्स के ऊपर। चलो स्टेट्स के ऊपर, तो अर्लियर दी लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो होता था स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, स्टेट जो हुआ करते थे बाय लॉ सारी चीजें किया करते थे। अब लेकिन क्या हो गया, अब देखो चीजें बदल गई, स्टेट्स वर फ्री, हाँ पहले जब स्टेट, ये समझ लो स्टेट सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो उसके चलते क्या होता था, स्टेट्स वर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज इन सब्जेक्ट। तो अब क्या होता था, स्टेट्स अपने हिसाब से बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हर स्टेट अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। ये दिक्कतें थी, पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, फंक्शन में स्ट्रक्चर में सारी समस्या जो मैंने आपको बताया। अब अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ होगा, तो अमेंडमेंट के पहले की सिचुएशन ये रही, अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, द स्टेट्स हैड टू चेंज देयर लॉज about local bodies in order to bring this in conformity with the amended constitution। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए, ठीक है, तो उसमें जो जो प्रोविजंस डाले गए, तो अब सारे स्टेट को क्या करना होगा, अपने जो अलग अलग तरीके से वो अलग अलग सिस्टम चला रहे थे ना, ये मैंने आपको बताया, देवर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज। तो जो
उस फ्रीडम का इस्तेमाल करते उन्होंने अपने अपने हिसाब से लॉ बनाए थे, उन सारे लॉज को अब अलाइन करना होगा उन्हें। किसके साथ अलाइन करना होगा? द स्टेट्स हैड टू चेंज देयर लॉज अबाउट लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इन कंफर्मिटी विद द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ उसके साथ कंफर्मिटी में लाना होगा, उसके साथ पैरेलल लाना होगा, ठीक है। तो एक चीज ये करना पड़ी स्टेट्स को सारे। फिर क्या है? दे वर गिवन 1 year's टाइम, ठीक है, फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज इन द लाइट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। तो जो भी उन्होंने मतलब जो भी ये 73rd 74th में चेंजेस आए तो उस हिसाब से उन्हें अलाइन करना है ना, तो अलाइन करने के लिए उन्हें 1 साल का समय दे दिया कि 1 साल में तुम अपनी तैयारी कर लो पूरी, ठीक है, अलाइन कर लो सारे लॉज को ताकि एक यूनिफॉर्मिटी दिखे। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है, ये एनालिसिस वाला पार्ट आ गया। इसका इंपैक्ट क्या हुआ आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि स्टेट्स जो थे, तो अब अभी तक स्टेट्स पावरफुल होते थे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, वो अपनी पावर जानबूझ के डिसेंट्रलाइज अगर नहीं कर रहे थे, तो यहां पे पावर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। पावर का जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो इससे लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है, ट्रू सेंस में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। क्लियर हुआ ना? ट्रू सेंस में यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिला। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, इन दोनों चीजों को हमने क्या किया है? कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं आपको पॉइंट्स क्लियर है, किसी प्रकार के डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, जैसे पहले 73rd फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को समझने वाले हैं कि इसके अंदर आखिर चेंज आया क्या। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसी के साथ हम। आशा करता हूं चीजें यहां तक क्लियर है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में सिस्टमैटिकली अवेलेबल है। इन वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।